हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे गुरुचरण दास की लिखी हुई बुक इंडिया अनबाउंड के बारे में। जो गुरुचरण दास हैं उनका जन्म 1943 में होता है। तो वो बताते हैं कि जब उनका जन्म हुआ तो वर्ल्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इंडिया में गांधी जी के द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गया, भारत छोड़ो आंदोलन। इसके अलावा एक ऐसा इवेंट भी हुआ जो शायद हम दोबारा कभी नहीं देखना चाहें, शायद नहीं, डेफिनेटली जो हम कभी ना देखना चाहें, वो था ग्रेट बंगाल फेमाइन। फेमाइन उस सिचुएशन को कहते हैं जब खाने की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, एक्सट्रीम स्कैर्सिटी ऑफ फूड। ये 1943 में आया था और इसमें तकरीबन 3 मिलियन यानी 30 लाख लोग जो हैं वो प्रभावित हुए थे। पूरे के पूरे गांव तबाह हो गए थे और माना जाता है कि ये मैन मेड इवेंट था। लेखक का जन्म पंजाब में होता है और वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, प्रोफेशनल मिडिल क्लास फैमिली। तो उनका किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं था। हालांकि ग्रेट बंगाल फेमाइन का जिक्र जो है वो उनके भी घर में हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों के माइंड में इस इवेंट को लेकर के क्या इफेक्ट हुआ। राइस इंपोर्ट किया जाता था रंगून से। रंगून बर्मा की कैपिटल हुआ करती थी, बर्मा मतलब म्यांमार। तो राइस इंपोर्ट की जो सप्लाई थी वो कट ऑफ कर दी गई। इसके अलावा साइक्लोन हिट करता है बंगाल को। राइस के जो प्राइस था, जो रेट था, वो डबल हो चुका है। 1941 में रेट 7 रुपीज़ पर केजी था, जो बढ़ करके 1942 तक आते आते 13 रुपीज़ पर केजी हो गया था। तो लोग बहुत ज़्यादा मर रहे थे। इवन जो बचे हुए लोग थे वो चावलों को लूटने में लगे थे। सड़कों पर डेड बॉडीज मिलती थी और हजारों की तादाद में भिखारी भूखे मर रहे थे। डेड बॉडीज को डिस्पोज करना अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी थी। उस टाइम पर भारत के वॉइसरॉय होते थे लॉर्ड वेवल। लॉर्ड वेवल भारत के लिए फूड ग्रेन सिक्योर करना चाहते थे, लेकिन जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, वो उनके इस एफर्ट से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। विंस्टन चर्चिल इंडियंस को लेकर के बहुत अच्छा माइंडसेट नहीं रखते थे। माउंटबेटन ये एक लेटर लिखते हैं और उस लेटर में कहते हैं कि विंस्टन चर्चिल के अनुसार भारत में फूड सप्लाई करना मतलब कांग्रेस को खुश करना, जो वो कतई नहीं चाहते थे। ऐसा नहीं था कि भारत में खाने की सप्लाई नहीं थी या फूड अवेलेबल नहीं था, बिल्कुल था। बट वो खाना जो है, वो जो फूड है, वो हॉलैंड को भेजा गया। तो भारत को विंस्टन चर्चिल एक मिलिट्री ऑपरेशन के बेस के तौर पे यूज तो करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर हजारों की तादाद में भूखे मर रहे लोगों के लिए कुछ नहीं करना चाहते थे। ब्रिटिश आर्मी ने कुछ खाना लोगों तक पहुंचाया, लेकिन मेनली वो जो खाना था, जो फूड सप्लाई थी, वो ट्रूप्स के लिए थी। अमर्त्य सेन कहते हैं, अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज मिला हुआ है। वो कहते हैं कि सिर्फ खाना होना, अवेलेबिलिटी नॉट इनफ, सिर्फ खाना होना इनफ नहीं है। द मेन प्रॉब्लम इज द इनएबिलिटी ऑफ द पुअर टू बाय फूड। अगर गरीब खाना खरीद ही नहीं पाएगा तो खाने की अवेलेबिलिटी का कोई मतलब नहीं रह जाता। 1942 एक वाटरशेड इवेंट के तौर पे या वाटरशेड ईयर के तौर पे उभर के आता है। वाई? बिकॉज सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत ही पीक पे था उस टाइम पर। एशिया में फैल चुका था, यूरोप और एशिया में फैल चुका था। जापान उस टाइम में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर थी। जापान साउथ ईस्ट एशिया में आगे बढ़ रहा था। ठीक है, इंडो चाइना से लेकर के म्यांमार तक जापान ने सारा कंट्रोल कर लिया था। ब्रिटिशर्स की नींद उड़ी हुई थी। जापानीज ने सिंगापुर पर कब्जा कर लिया था, सिंगापुर पर, और इसके बाद में जापानीज को बंगाल की खाड़ी का रास्ता मिल गया था, बे ऑफ बंगाल तक का रास्ता मिल गया था। तो एक तरफ जापानीज आगे बढ़ रहे थे, एक तरफ ब्रिटिशर्स थे। तो इंडिया में एक आम आदमी के सामने समस्या ये थी कि वो जापानीज को सपोर्ट करें या फिर ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करना चाहिए। सेम प्रॉब्लम इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप में भी थी और यही चीज़ जो है वो आपको आगे भी देखने को मिलेगी, सेम माइंडसेट। कुछ लोगों का मानना था कि जापानीज एक बिगर थ्रेट है। कुछ लोगों का ये कहना था कि फॉरेन रूल, यानी कि कोई भी रूल करे हम पर, ब्रिटिश करे या जापान करे, बात तो एक ही है कि फॉरेन एलियन रूल है, वो तो है तो बाहर के ही ना। लेकिन ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी पॉलिटिकल लीडर्स जो थे वो तैयार हो गए थे। तो उस टाइम पर ब्रिटिशर्स को ज़रूरत थी जापानीज से लड़ने के लिए, इंडिया के सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो हमारे जो लीडर थे महात्मा गांधी, उनकी ये डिमांड थी कि हम जापानीज से लड़ने को तैयार हैं, बट हमें युद्ध के बाद आज़ादी दे दी जाए।
यानी कि युद्ध के बाद भारत को आज़ाद कर दिया जाए, इस शर्त पर हम जापानीज से लड़ेंगे। बट विंस्टन चर्चिल का ये आर्ग्यूमेंट था कि मैं ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर इसलिए नहीं बना कि मैं ब्रिटिश एम्पायर को तोड़ सकूं, यानी कि यहाँ पर आज़ादी देने का उनका कोई भी मन नहीं था, और गांधी जी भी आगे उनको सपोर्ट नहीं करना चाहते थे। तो ये सिचुएशन जो वो डेडलॉक क्रिएट करती है, तो इस डेडलॉक को सुलझाने के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है। गांधी जी को जब लगा कि विंस्टन चर्चिल या ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी डिमांड को नहीं मान रही है और दूसरी तरफ से जापानीज आर्मी आगे बढ़ रही है, नॉर्थ ईस्ट तक आ चुकी थी जापानीज आर्मी, तो उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। अब ईस्ट में, मतलब आपका जो साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन है, ठीक है, वहां पर जापान से लड़ने के लिए ब्रिटेन का इंडिया सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो ब्रिटेन को यूएसए पे डिपेंडेंट होना पड़ा। यूएसए के उस टाइम प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, और रूजवेल्ट ने विंस्टन चर्चिल पे ये प्रेशर डाला कि इंडिया का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वहाँ पर इंडिपेंडेंस को लेकर के या जो डेडलॉक है उसको सुलझाने के लिए कुछ किया जाए। तो उनके कहने पर चर्चिल ने क्रिप्स मिशन को भेजा, लेकिन वो महज एक फॉर्मेलिटी थी। क्रिप्स मिशन भारत में फेल होता है और इससे चर्चिल जो है वो बहुत खुश होते हैं। रूजवेल्ट ने चर्चिल को फिर से ट्राई करने को कहा। तो मान लीजिए, जस्ट एक अज्यूम कीजिए कि अगर उस टाइम पर जापान भारत में एंट्री कर चुका होता, भारत पर कब्जा कर चुका होता, तो इंडिया कैसा होता, आज का भारत कैसा होता। हम भी साउथ ईस्ट एशियन जो नेशन है आपके, उनकी तरह हम भी एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पाथ को फॉलो कर रहे होते। हमने डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से लिया है। अगर आज भी हमें चूज करना पड़े, हम ईस्ट एशियन कैपिटलिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी में से किसको चूज करना चाहेंगे, तो मोस्ट ऑफ इंडियंस आज भी लिबरल डेमोक्रेसी को फॉलो करेंगे। ये तो हुई एक बात कि जस्ट अज्यूम जापान अगर ऐसा कर लेता, कामयाब हो जाता भारत पर कब्जा करने में। दूसरा, अगर हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे नेहरू, अगर वो सोवियत यूनियन की सक्सेस से इतनी ज़्यादा प्रभावित न हुए होते, तो क्या होता। अगर 1960s लेट 1960s के आते आते इंदिरा गांधी ने भी इंडियन इकोनॉमी को ओपन कर दिया होता, तो आज का भारत कैसा होता। ये जस्ट स्पेकुलेशंस हैं। शायद हमारी भी ग्रोथ रेट इंक्रीज हो जाती, हमारी भी ग्रोथ रेट बढ़ती, डेवलप्ड कंट्री होती, शायद भारत भी एक इकोनॉमिक सुपर पावर होता बिना किसी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज किए। तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि जो गुरुचरण दास हैं, ऑथर हैं इस बुक के, वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, इंडियन मिडिल क्लास। ये मिडिल क्लास आई कहाँ से? जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन और वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया, उसकी देन है इंडियन मिडिल क्लास। मिडिल क्लास ने क्लर्क, लॉयर, टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, ब्यूरोक्रेट ये सब दिए, और इस मिडिल क्लास में एंटर करने के लिए सिर्फ एक एग्जाम को क्लियर करना होता था। तो अलग अलग कास्ट और बैकग्राउंड के लोग इसमें आए। अपॉर्चुनिटीज थी सबके लिए, अवसर का लाभ कोई भी उठा सकता था, लेकिन सबसे पहले ये लाभ उठाने वाले लोग कौन थे? अपर कास्ट वाले लोग। मिडिल क्लास ने जो नोबिलिटी थी, लैंडलॉर्ड, जमींदार, उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया, और ब्राह्मण्स की जो इंटेलेक्चुअल मोनोपोली होती थी उसको भी चैलेंज किया। बट ब्राह्मण्स बहुत ज़्यादा क्लेवर थे, ब्राह्मण जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा समझदार निकले। उन्होंने ट्रेडिशनल नॉलेज को तो एक्सेप्ट किया ही, साथ साथ इंग्लिश एजुकेशन को भी लेना शुरू कर दिया, यानी इंग्लिश पढ़नी भी स्टार्ट कर दी। तो ब्राह्मण्स भी जो हैं वो नई मिडिल क्लास का पार्ट बन गए। बात करते हैं महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए क्विट इंडिया मूवमेंट की। तो जैसे ही क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर दिया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा, उससे नेक्स्ट डे ही जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स होते हैं उनको पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता है। इसकी वजह से एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होता है, और ये पॉलिटिकल वैक्यूम का फायदा किसने उठाया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। इस मौके का फायदा उठा करके उन्होंने मुस्लिमों में डर और एक इमोशन से भरा हुआ माहौल बनाने की कोशिश की, और इसमें काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हुए। मुस्लिम और हिंदुओं के अंदर दूरी बढ़ गई, बहुत ज़्यादा वॉयलेंस हुई, और इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकला? पार्टीशन। पाकिस्तान अलग बन गया, भारत अलग हो गया। अल बेरूनी एक मुस्लिम ट्रैवलर थे
जो 1000 ईस्वी के अंदर भारत में आए थे, AD 1000, और उन्होंने ये लिखा था कि भारत के लोग ऐसे जैसे उनको सब कुछ पता है, उन्हें पश्चिम के साइंस और आर्ट से कोई मतलब ही नहीं है, वो कला और विज्ञान में, पश्चिम के कला और विज्ञान में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर कब्जा किया, उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया, तब इंडियंस के माइंडसेट को बदला गया। हमने 2-3 जनरेशन तो लगी, लेकिन हमने पूरे एंथुजियाज्म के साथ वेस्टर्न नॉलेज को अपनाया। लेकिन हमारा कास्ट सिस्टम, हमारा जो रिलीजियस सिस्टम है, वो काफ़ी हद तक डोमिनेंट रहा। ब्राह्मणिकल हेरिटेज होने के कारण हमने साइंस पर ज़्यादा ध्यान दिया, टेक्नोलॉजी पर नहीं। हमने थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया, प्रैक्टिकल पे नहीं। जबकि जापानीज़ ने टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा फोकस किया देन थ्योरी। इंग्लिश जिसको आती थी उसके रिस्पेक्ट सोसाइटी में काफ़ी हद तक बढ़ गई थी, तो इंग्लिश लोगों के लिए एक अमूल्य खजाना बन गई थी। वाई? बिकॉज इंग्लिश इज़ द विंडो टू द वर्ल्ड। आज भी इंग्लिश जो है वो दुनिया को देखने की एक खिड़की है। आपको इंग्लिश आती है तो आप लिटरेचर पढ़ सकते हो, आप घूमने जा सकते हो, मतलब विंडो टू द वर्ल्ड। और इंग्लिश ने काफ़ी ज़्यादा लिबरल आइडियाज़ को भी इंट्रोड्यूस किया। कहते हैं कि इंग्लिश इंट्रोड्यूस करके ब्रिटिशर्स ने अपनी कब्र खुद खो दी। गांधी जी के अनुसार आज़ादी का कोई मतलब नहीं है अगर वो 3 बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने में नाकामयाब रहती है। और वो 3 बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। आपको इंडिपेंडेंस मिल गई, लेकिन उस इंडिपेंडेंस का, उस आज़ादी का कोई मतलब नहीं है अगर हर एक इंसान तक रोटी, कपड़ा, मकान यानी ब्रेड, क्लोथ्स एंड शेल्टर की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया जा सकता। यहाँ पर 2 अलग अलग रीज़न उभर करके आती है, 2 अलग अलग फिलॉसफी देखने को मिलती है। एक है महात्मा गांधी की और दूसरी है हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू की। महात्मा गांधी के अनुसार भारत सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, आत्मनिर्भर भारत, जो आजकल काफ़ी न्यूज़ में भी है, आत्मनिर्भर भारत। उनका मेन जो फोकस था वो था एग्रीकल्चर सेक्टर पे और क्राफ्ट प्रोडक्शन पे। उन्होंने मॉडर्न अर्बन इंडस्ट्री को अपोज किया, मॉडर्न अर्बन इंडस्ट्री के खिलाफ थे। उनका ये मानना था कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज अगर आ जाएंगी तो कहीं ना कहीं इंसान जो है, मैन, वो डीह्यूमनाइज हो जाएगा, इंसानियत खो बैठेगा। नेहरू के अनुसार नेहरू जो है वो मॉडर्न साइंटिफिक माइंड वाले इंसान थे। वो सोवियत यूनियन की सक्सेस से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे, लेकिन साथ ही साथ डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को भी वो नहीं छोड़ना चाहते थे। कैपिटलिज्म को वो पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट अपनाया। डेमोक्रेसी ब्रिटेन से और सोशलिज्म उन्होंने अपनाया USSR से। और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की जिम्मेदारी स्टेट पर होती है। स्टेट इंडस्ट्रियलाइजेशन में लीडर होता है, यानी कि इंडस्ट्रीज लगाना, प्रोडक्शन का काम जो है वो स्टेट के अंडर होता है। गांधी जी को टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा भरोसा था, बिजनेसमैन पर नहीं। ऑन द अदर हैंड नेहरू जी को बिजनेसमैन पर ज़्यादा भरोसा था, बट टेक्नोलॉजी पर नहीं। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो ख़त्म करते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।